नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही छोटा सा विचार है। मतलब सुनने में तो बस एक लाइन है, लेकिन असल में इसमें सफलता का पूरा फलसफा छिपा है। लाइन है, शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिए विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। आखिर यहाँ शक्ति का असली मतलब क्या है और विश्वास सिर्फ एक एहसास है या कुछ और सबसे जरूरी, क्यों इन दोनों को एक साथ इतना इतना जरूरी बताया गया है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। नमस्कार। ये लाइन मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है, क्योंकि ये कोई सलाह नहीं देती है ना, ये तो सीधा एक नियम बताती है। बहुत ही साहसी बयान है ये। हम अक्सर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखते हैं। या तो हम कहते हैं कि भाई विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है, या फिर हम सिर्फ ताकत और संसाधनों की बात करते हैं। लेकिन ये वाक्य कहता है कि नहीं, ये दोनों अकेले अकेले अधूरे हैं। महान काम करने के लिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा बेकार है। बिल्कुल। और जब हम विश्वास की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है ना? मेरे हिसाब से ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो हमारे दिमाग में होता है कि हमें क्या बनाना है, कहाँ पहुंचना है। लेकिन सिर्फ नक्शा होने से तो मंजिल नहीं मिलती। सही कहा। यहाँ विश्वास के भी कई लेवल हैं। सबसे पहला तो है आत्मविश्वास, खुद पर यकीन कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसके बिना तो कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। फिर आता है वैचारिक विश्वास, मतलब किसी बड़े मकसद या आइडिया पर यकीन। और तीसरा है सामूहिक विश्वास, जब एक पूरी टीम या एक समाज एक ही लक्ष्य पर यकीन करने लगता है तो ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक दिशा देने वाली ताकत है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक मजबूत विश्वास ही काफी है? इतिहास में तो ऐसे कई आंदोलन हुए हैं, कई लोग हुए हैं जिनके पास जबरदस्त विश्वास था, जुनून था, पर वो नाकाम रहे। तो कमी कहाँ रह गई? शायद यहीं पर शक्ति का पहलू सामने आता है। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यही इस वाक्य का असली सार है। विश्वास एक इंजन की तरह है, पर बिना ईंधन के इंजन चल नहीं सकता। और वो ईंधन ही शक्ति है। और शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत या पैसा नहीं है। इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे J.K. रोलिंग का लगता है। उनके पास हैरी पॉटर की कहानी में पूरा विश्वास था। एक दुनिया थी जिसमें वो पूरी तरह डूबी हुई थी, पर सालों तक उनके पास उस विश्वास को दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति नहीं थी। कोई पब्लिशर नहीं मान रहा था, पैसे नहीं थे। उनका विश्वास तब तक एक निजी जुनून था, जब तक उन्हें वो शक्ति नहीं मिली जिसने उसे एक साहित्यिक फिनोमेना बना दिया। बेहतरीन उदाहरण है, और ये दिखाता है कि शक्ति कई रूपों में आती है। पहला है संसाधन, जिसे हम भौतिक शक्ति कह सकते हैं। पैसा, टेक्नोलॉजी, सही उपकरण। रोलिंग के लिए ये एक पब्लिशिंग डील थी। फिर आती है बौद्धिक शक्ति, आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपकी रणनीति बनाने की काबिलियत। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझ गई। आपने ज्ञान और रणनीति की बात की, वो तो समझ आता है, लेकिन शक्ति के और भी रूप हो सकते हैं, जैसे प्रभाव या नेटवर्क। क्या वो भी शक्ति माने जाएंगे? बिल्कुल। ये तीसरा और शायद सबसे जरूरी रूप है, सामाजिक शक्ति। यानी आपका नेटवर्क, आपका प्रभाव, लोगों को अपने साथ जोड़ने की आपकी काबिलियत। आज के जमाने में देखिए, किसी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ये उसकी सामाजिक शक्ति है। एक नेता जो लोगों को एकजुट कर सकता है, वो सामाजिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। और आखिर में है आर्थिक शक्ति, यानी पैसा। तो जब वो वाक्य शक्ति कहता है तो उसका मतलब इन सभी के मिले-जुले रूप से है। ये वो क्षमता है जो आपके दिमाग के नक्शे को जमीन पर उतारती है। ठीक है, तो विश्वास यानी क्यों और क्या, और शक्ति आने कैसे? बिल्कुल। लेकिन असली खेल तो इन दोनों के संतुलन का है। मुझे लगता है कि हम इस संतुलन को कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों से बेहतर समझ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनके पास शुरुआत में क्या था? सिर्फ एक अटूट विश्वास। हाँ, ये क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे विश्वास धीरे धीरे शक्ति को अपनी ओर खींचता है। जब गांधी जी ने शुरुआत की, उनके पास ना कोई सेना थी, ना कोई बड़ा खजाना, सिर्फ एक विचार था। पर उनका विश्वास इतना मजबूत था कि लोग उनसे जुड़ते चले गए। उनका सामूहिक विश्वास बढ़ा। धीरे धीरे आर्थिक मदद भी मिली। उन्होंने अपनी बातों से बौद्धिक शक्ति का प्रदर्शन किया, और देखते ही देखते एक अकेले इंसान का विश्वास करोड़ों लोगों की सामाजिक शक्ति में बदल गया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। यहाँ विश्वास ने शक्ति को जन्म दिया। वाह,
ये तो हुई एक सकारात्मक तालमेल की बात, लेकिन इसका उल्टा भी तो उतना ही सच है ना? जब आपके पास जबरदस्त विश्वास हो, एक क्रांतिकारी आइडिया हो, लेकिन उसे हकीकत में बदलने की शक्ति ना हो। मुझे लगता है स्टार्टअप की दुनिया में ऐसा रोज होता है। हर रोज हजारों कंपनियां हर साल बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनके फाउंडर्स के पास एक बेहतरीन विजन, एक मजबूत विश्वास तो होता है, लेकिन वो समय पर फंडिंग यानी आर्थिक शक्ति नहीं जुटा पाते, या फिर उनके पास अच्छी टीम यानी सामूहिक शक्ति नहीं होती। निकोला टेस्ला को ही देख लीजिए। वो एक जीनियस थे, उनके विचार दुनिया बदल सकते थे, पर वो अक्सर निवेशकों को समझाने और अपने आइडिया को बेचने की सामाजिक शक्ति में कमजोर पड़ जाते थे। नतीजा ये हुआ कि उनके कई आविष्कार लैब तक ही रह गए, जबकि थॉमस एडिसन, जो शायद उतने बड़े जीनियस नहीं थे लेकिन एक बेहतर बिजनेसमैन थे। हाँ, एक बेहतर बिजनेसमैन थे, वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदल पाए। ये दिखाता है कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। ये सुनकर थोड़ा निराशाजनक लगता है। मतलब एक शानदार आइडिया सिर्फ इसलिए मर सकता है क्योंकि आपके पास सही कनेक्शन या पैसा नहीं है। इसे निराशाजनक नहीं बल्कि यथार्थवादी कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े सपने देखना बंद कर दें। इसका मतलब है कि सपने देखने के साथ साथ हमें उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी शक्ति जुटाने की रणनीति पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। मुझे याद है, जब मैंने अपना पहला छोटा सा काम शुरू किया था, मेरे पास विश्वास तो आसमान छू रहा था, पर बैंक अकाउंट जमीन पर था। तब मुझे समझ आया कि विश्वास आपको सुबह बिस्तर से उठा तो सकता है, पर आपके ऑफिस का किराया नहीं भर सकता। आपको दोनों पर काम करना पड़ता है। सही कहा। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो शायद ज्यादा खतरनाक है। जब आपके पास शक्ति तो बहुत हो, लेकिन कोई सही विश्वास या मकसद ना हो। ये उस तेज रफ्तार सुपर कार की तरह है जिसका ड्राइवर नशे में है। उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, वो सिर्फ तबाही मचा सकती है। निश्चित रूप से इतिहास ऐसे तानाशाहों से भरा पड़ा है जिनके पास बेहिसाब सैन्य और आर्थिक शक्ति थी, लेकिन किसी सकारात्मक विश्वास के अभाव में उन्होंने सिर्फ विनाश किया। आज के दौर में हम इसे कुछ बड़ी कंपनियों में भी देख सकते हैं। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो उसके पास एक मिशन, एक विश्वास होता है, लेकिन जैसे जैसे वो शक्तिशाली होती जाती है, वो अपना रास्ता भटक जाती है। हाँ, कई बार वो अपना मूल विश्वास खो देती है और उसका एकमात्र मकसद सिर्फ और ज्यादा पैसा कमाना रह जाता है। शक्ति तो बढ़ती जाती है, लेकिन दिशा खो जाती है, और फिर हम घोटालों और अनैतिक प्रैक्टिसेस की कहानियां सुनते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि महान उपलब्धियां किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये एक रेसिपी की तरह है जिसमें विश्वास और शक्ति दोनों सही मात्रा में चाहिए। एक भी चीज कम या ज्यादा हुई तो डिश खराब हो जाएगी। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला डांस है। कभी आपको अपने विश्वास को मजबूत करना होता है तो कभी शक्ति जुटाने पर ध्यान देना होता है। ये एक स्टैटिक अवस्था नहीं है, ये एक डायनामिक प्रक्रिया है। तो आखिर इसका मतलब क्या निकलता है हमारे सुनने वालों के लिए? शायद ये कि हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के किस मोर्चे पर काम कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ सपने देख रहे हैं, बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी स्किल्स या नेटवर्क या संसाधन जुटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? या फिर हम सिर्फ भागे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, पर हमें ये पता ही नहीं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा असली मकसद क्या है? यही सबसे जरूरी सवाल है। ये आत्मविश्लेषण का विषय है, और इसी के साथ मैं आज की इस बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। हमने गांधी का उदाहरण देखा, जहां विश्वास ने शक्ति को जन्म दिया। टेस्ला का भी देखा, जहां शक्ति की कमी ने विश्वास को सीमित कर दिया। तो सवाल ये नहीं है कि पहले क्या आता है। असली सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, मेरे जीवन में इस वक्त किस चीज का पलड़ा भारी है और किस चीज का हल्का? क्या मैं एक ऐसा सपने देखने वाला हूं जिसके पैर जमीन पर नहीं है, या मैं एक ऐसा शक्तिशाली इंसान हूं जिसकी कोई मंजिल नहीं है? और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए मेरा अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? शायद यही वो सवाल है जो किसी भी महान कार्य की असली शुरुआत है।